बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि केडीवी लाइव आप खुद का ऐप ला चुका है। जी हाँ, आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर और सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और उसमें अकाउंट बना लीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए फिर बात करते हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज की। तो सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइन से। तो बात करते हैं कि चट्टान की तरह एकजुट है एनडीए। तेजस्वी यादव के दावों पर बीजेपी का बड़ा बयान, कहा फुस होगा दावा। मोबाइल के लिए रोता है बच्चा, बिना फोन के नहीं खाता है खाना। तो आज ही अपनाइए 2 टिप्स, फिर कभी नहीं मांगेंगे मोबाइल। विधायक गोपाल मंडल का बड़ा दावा, तेजस्वी यादव ने फोन करके दिया ऑफर। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कसा तेजस्वी यादव पर तंज, बोले उनकी पत्नी को जल्दबाजी है। 24 घंटे तेजस्वी यादव की नजरों के सामने रहेंगे आरजेडी विधायक, गेम होने के डर से लिया बड़ा फैसला। बिहार में जमीन खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े करना हुआ मुश्किल, सारे रिकॉर्ड को ऑनलाइन करेगा निबंधन विभाग। खेला करने से पहले फील्डिंग सजाने में जुटे तेजस्वी यादव, भाजपा ने कहा विधायकों को वो एकजुट रख ले, यही उनकी कामयाबी। किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 80% तक मिलेगी सब्सिडी, यहां जाने कैसे उठाना है लाभ। फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी को सता रहा डर, पार्टी ने आज बुलाई बैठक, आरजेडी की खेला का जवाब देने की तैयारी। जो नहीं आएंगे वे सदस्यता खो देंगे, विश्वास मत से पहले जेडीयू ने जारी किया अपना फैसला। बिहार में बड़े खेल की आहट, बढ़ सकती है तेजस्वी यादव की मुश्किलें, 2 बाहुबलियों पर टिकी निगाहें। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब 30% से ज्यादा थाना बैठाया तो फिर नप जाएंगे थानेदार, बदतमीजी पर भी होगी एक्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव के घर क्या चल रही तैयारी, जाने कल से नजरबंद विधायकों का हाल। आखिर किस वजह से बढ़ रहे हैं लहसुन के दाम, 300 का आंकड़ा भी जल्द हो सकता है पार। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने किसे बताया गद्दार और अवसरवादी, लिख दिया राजद के नेतृत्वकर्ता की सबसे बड़ी जीत। मार्च से शुरू होगी सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा, छात्र फेल हुए तो प्रिंसिपल और शिक्षक होंगे जिम्मेदार, यहां देखें परीक्षा की समय सारणी। मुसलमान को लेकर के प्रशांत किशोर ने कह दी बड़ी बात, प्रशांत किशोर ने कह दी झकझोर कर देने वाली बात, बोले आप लोगों से गलती हो गई। किशनगंज और गोपालगंज में नियोजित शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस, सक्षमता परीक्षा का किया विरोध। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, बोले उनकी राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पर, तेजस्वी यादव को भी घेरा। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले आज बड़ी न्यूज के साथ बात करते हैं। बड़ी न्यूज ये है कि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के लेकर के जो बातें कही है, मुसलमान अगर उन बातों पर गौर करे तो मुसलमानों में तब्दीली जरूर आ सकती है। आपको बता दें कि अपने संबोधन के दौरान प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा कि आपकी ये दुर्दशा इसीलिए नहीं है कि भाजपा ने परेशान कर दिया है, कि लालू ने ठगा है, कि कांग्रेस ने ठगा है। आपकी दुर्दशा इसीलिए है कि आपकी कौम में आपके पैगंबर साहब ने जो बुनियादी बातें बताई है, आप उसे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके पैगंबर साहब ने ही बताया है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। आपको लग रहा होगा कि आपके हुक्मरान जालिम है। अगर ये बात सच है कि आज के हुक्मरान जालिम है, तो फिर पैगंबर साहब ने जो बात बताई है वह गलत नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने कहा है कि कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं की पहचान करने में गलती हुई है, इसीलिए इस दुर्दशा में पहुंचे हैं, जहां आपकी कौम में बताया गया है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। आज मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं कि आप लोग 5 साल से बैठे हुए हैं, कोई जद्दोजहद करना नहीं चाहते हैं। आप लोगों को चिंता बहुत है, लेकिन चिंतन बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा को लेकर के नियोजित शिक्षकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में नियोजित शिक्षकों के द्वारा किशनगंज शहर में मशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस क्रम में आज बिहार के सभी जिलों में नियोजित शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा देने की घोषणा की है। यह सरकार का निर्देश है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए 3 बार सक्षमता परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसके बाद छंटनी की प्रक्रिया भी किया जा सकता है और पेंच यही फंस गई है, जिसको लेकर के नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। जहां उनकी मांग है कि छंटनी की जो प्रक्रिया है वह सरकार को वापस लेनी चाहिए और कार्य के आधार पर ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। जब शिक्षकों ने जुलूस में नीतीश कुमार हाय हाय के नारे भी लगाए हैं। वहीं पर जिला शिक्षा विभाग परिसर में शिक्षकों ने एक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान शिक्षकों ने के पाठक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शहर में भ्रमण किया। वहीं पर सैकड़ों की संख्या में शामिल शिक्षकों ने अपने मांगों के समर्थन में अपनी आवाजें बुलंद की। दोस्तों बिहार का सियासी पारा हाई है। जब नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में नई सरकार बना ली है। आज यानी कि 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। जहां फ्लोर टेस्ट के पहले बिहार में बड़ा खेला होने का कयास लगाया जा रहा है। आरजेडी का दावा है कि नई सरकार फ्लोर टेस्ट को पास नहीं कर पाएगी। वही एनडीए का दावा है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और वे फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएंगे। इसी बीच फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले राजद एमएलसी और फिर राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन्हें अवसरवादी बेईमानी करने वाला करार दे दिया है। जैसे साथ ही कहा है कि वे क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। दरअसल अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करके सुनील सिंह ने लिखा है कि तेजस्वी की गुगली पर जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाला अवसरवादी बेईमान हुआ साफ क्लीन बोल्ड। उन्होंने बिना नाम लिए जदयू पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जदयू का अपने विधायकों को शक की नजर से देखना ही राजद के नेतृत्वकर्ता की सबसे बड़ी जीत है। सुनील सिंह ने कहा कि अवसरवादियों और फिर गद्दारों द्वारा अपने विधायकों को सशंकित नजर से देखना ही राजद के नेतृत्वकर्ता की सबसे बड़ी जीत है। आपको बता दें कि सुनील सिंह सीएम नीतीश कुमार पर इशारों में शुरू से ही निशाना साधते आए हैं। जब बिहार में राजद और फिर जदयू की गठबंधन की सरकार थी तब भी सुनील सिंह बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे। इसी कड़ी में एक बार फिर से सुनील सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। दोस्तों नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि अब 30 मिनट से ज़्यादा अगर थाने में बैठाया गया तो फिर थानेदार नप जाएंगे। जी हाँ, यहीं पर नहीं, अगर बदतमीजी भी की गई किसी भी व्यक्ति के साथ थानेदारों द्वारा तो थानेदार भी उसी वक्त नप जाएंगे। जी हाँ, यानी कि उसको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, कार्य मुक्त हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में थानेदारों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। थाने में यदि कोई भी व्यक्ति आवेदन लेकर के आता है तो फिर उसे तत्काल पावती दी जानी चाहिए। अगर शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए तो फिर थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष पर घर जाकर के उन्हें स्लिप देंगे। थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे। इससे अधिक समय लगने पर उचित कारण बताना होगा। उनकी बातों को विनम्रतापूर्वक सुनेंगे और फिर अशिष्ट और फिर असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। बेवजह थाने पर भीड़ लगाने और फिर फरियादियों को परेशान करने वाले थानेदार मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये हिदायत शनिवार को नवनियुक्त थानेदारों के साथ डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की हुई पहली क्राइम मीटिंग में दी गई है। देर रात तक चली इस विशेष बैठक में एसएसपी ने सुदूर इलाकों से आए इंस्पेक्टरों और दारोगाओं को राजधानी की पुलिसिंग एवं चुनौतियों से निपटने की गुर सिखाए हैं। बताया गया है कि रात्रि गश्त में तेजी, शिकायतों पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मतलब साफ है कि बिहार में थाने में यदि कोई भी व्यक्ति आवेदन लेकर के आता है तो फिर उसे तत्काल रिसीविंग दी जाएगी। अगर शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर ही चले गए तो फिर थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जाकर के उन्हें रिसीविंग देंगे। थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सारे विधायकों को शनिवार शाम से तेजस्वी यादव पर नजरबंद कर दिया है। यह शाम में ही विधायकों ने अपने लिए कंबल और दवाइयां मंगवा ली थी। यह आज सुबह ही आवास के बाहर गहमागहमी रही है। जहां पहले सुबह ही काफी मात्रा में फल सब्जियां मंगवाई गई, विधायकों के साथ नाश्ता करवाया गया। अब भोजन की तैयारी चल रही है। जब करीब 9 लोगों के लिए मीठापुर मंडी से सब्जी और फिर बाजार समिति से फल मंगवाए गए। जब विधायकों को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो इसकी तैयारी खुद तेजस्वी यादव देख रहे हैं। अंतिम तौर पर गिनती 76 पर टिक गई है और बताया जाता है कि रात तक सभी विधायक वहां पर आ गए हैं और विधायकों का रहना सहना खाना पीना तेजस्वी यादव के आवास पर ही हो रहा है। अब यहाँ से सीधे बहुमत परीक्षण के दिन ही इन विधायकों को यहाँ से निकलना है। यहाँ पर सभी
79 विधायक होनी चाहिए और लगभग सभी विधायक आ चुके हैं। आज फ्लोर टेस्ट होनी है और फ्लोर टेस्ट में आज पता चल जाएगा कि आखिर नीतीश की सरकार, एनडीए सरकार बरकरार रहती है या फिर गिर जाती है और तेजस्वी की महागठबंधन सरकार फिर से सरकार बना लेती है। ये तो खैर देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नीतीश की सरकार रह जाएगी या फिर उसकी सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी महागठबंधन की सरकार फिर से बनेगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आप अभी तक अगर केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। जब पूरे बिहार की खबरों को वहाँ पर दिया जाता है, इंस्टॉल करके उसमें आप अकाउंट बना लेंगे तो और फिर बिहार पेज को फॉलो कर देंगे तो आपको पूरे बिहार से जुड़ी हुई खबरें दिखाई देगी और भी लेटेस्ट खबरें। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों, महंगाई एक ऐसी चीज है जो अगर कम हो तो बेहद मामूली तौर पर ही कम होती है। महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ती है। 3 इडियट्स फिल्म में शर्मन जोशी के किरदार राजू की मां एक सीन में कहती हुई दिखाई देती है कि पनीर कुछ समय में सुनार की दुकानों पर छोटी छोटी थैलियों में मिलेगा। उस सीन से यह साफ पता चलता है कि मिडिल क्लास इंसान महंगाई से किस कदर जूझ रहा होता है। या खाने की चीज़ भी काफ़ी महंगी हो गई है। या इनमें अगर सब्जियों की बात की जाए तो फिर हर सब्जी में इस्तेमाल किए जाने वाला लहसुन ऊंचाइयों पर है। यह लहसुन के दाम 300 पार करने वाला है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए आपको बताते हैं। बता दूं कि लहसुन की कीमतों की बात की जाए तो फिर कुछ ही हफ्तों में वे 100 रुपये से बढ़कर के 300 रुपये प्रति किलो के पार पहुंचने वाला है। लहसुन की कीमत बढ़ने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य वजह की बात की जाए तो फिर इनमें लहसुन की कम पैदावार होना है। जब मध्य प्रदेश में लहसुन की सबसे ज्यादा खेती की जाती है, लेकिन पिछले साल लहसुन की पैदावार में तकरीबन 8% की कमी आई है। किसानों को सालों से लहसुन की फसल में घाटा हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने लहसुन की खेती करना ही कम कर दिया और फिर इस वजह से लहसुन की कीमतें आसमान छू रही है। लहसुन के व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में लहसुन की नई फसल आने के बाद ही लहसुन के दाम कम होने की संभावना है। जब बारिश के चलते फसलों की रोपाई में भी वक्त लगा है, इसलिए नई फसल आने में भी देरी हो रही है। जब खरीफ की फसल आने के बाद ही अब लहसुन की कीमतों में कमी आएगी, यानी कि कह सकते हैं कि फरवरी के अंत तक लहसुन की कीमतों में कुछ कमी आ सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं और आप इसे जमीन या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन गोपालगंज भी है। जब बिहार का गोपालगंज जिला जो यूपी से सटा हुआ है, वहां पर जमीन की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसका कारण है प्रमुख धार्मिक स्थल थावे दुर्गा मंदिर पर पर्यटक को बढ़ावा मिलना और फिर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एयरपोर्ट का बनना। यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्र थावे दुर्गा मंदिर के पास महज 1 साल में जमीन की कीमतें 100 से 120 रुपए बढ़ी है। गोपालगंज के कई इलाकों में 1 कट्ठा जमीन की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए तक हो गई है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार इस मंदिर को विकसित करने के लिए 70 करोड़ रुपए का आवंटन जब से किया है, मंदिर के आसपास की जमीन की रेट तब से दुगुनी हो गई है। जब बाहर से पहुंचे निवेशकों ने प्रॉपर्टी खरीदना भी शुरू कर दिया है। NH 531 से जुड़ी हुई इस प्रखंड में सड़क के किनारे प्रति कट्ठा जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गई है। दोस्तों, पटना सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों में 13 और 14 फरवरी को यानी कि कल और परसों हल्की बारिश होने की आसार है। मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना है। 13 फरवरी को दक्षिण बिहार के 14 जिलों के 1-2 स्थानों पर और 14 फरवरी को 19 जिलों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। दरअसल बिहार के अधिकतर शहरों में बादल छाए रहने की पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी पटना के 24 शहरों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा, जबकि गया अति शीतलहर की चपेट में रहा। जब बिहार का सबसे ठंडा जिला 5.2 डिग्री सेल्सियस के साथ और फिर सबसे गर्म जिला 27.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी रहा। मौसम विभाग ने 13 फरवरी को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय जिलों के 1-2 स्थानों पर और फिर 14 फरवरी को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। दोस्तों, बिहार में गजब की राजनीति हो रही है। जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टी के नेता मीडिया में तो दूसरे दलों में टूट का दावा कर रहे हैं, पर इनकी कोशिश अपनी पार्टी के विधायकों में टूट से बचाने में हो रही है। इस कोशिश में सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टी समान रूप में लगी हुई है। सभी पार्टी अपने अपने विधायकों को सेफ जोन में रखने के लिए कई तरीके के इंतजाम कर रही है। सुरक्षित जगहों पर रखने के साथ ही उनके लिए खाना पीने के साथ ही उनके मनोरंजन और फिर मंदिर भ्रमण तक का इंतजाम किए जा रहे हैं। बिहार की इस राजनीति पर बिहार के लोग भी नजरें गड़ाए हुए हैं कि आखिर विश्वास मत से पहले किस
किस तरीके का खेल होता है। या इस दौरान कुछ लोग विधायकों को बंधक बनाने की बात कह रहे हैं, तो फिर कई इसे विधायकों के अच्छे दिन आ जाने की बात कह करके तंज कस रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में अजब गजब खेला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से दिखनी शुरू हो गई थी, जब गांधी मैदान के समारोह में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच खाली कुर्सी दिखी थी। उसके बाद 28 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सीएम के रूप में इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ मिलकर के फिर से सीएम नीतीश कुमार शपथ ले ली। नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने तक पगड़ी पहनने की कसम लेने वाले सम्राट चौधरी उसी पगड़ी में नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार के इस नए कदम से निराश तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने जो खेला शुरू किया है उसे खत्म आरजेडी करेगी। इसके बाद फिर से एक दूसरे की पार्टी में टूटने का दावा सभी दलों द्वारा किया जाने लगा, जिसके बाद सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। जहां सबसे पहले कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में सभी विधायकों को बैठक करने के बहाने बुलाया और वहीं से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। इस बीच बीजेपी जेडीयू ने विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, पर अवध बिहारी चौधरी के इस्तीफा नहीं देने का बयान देने पर बीजेपी और जेडीयू अपने विधायकों की एकजुट करने को लेकर के कदम उठाई। बीजेपी ने सभी विधायकों को बोधगया में प्रशिक्षण के बहाने एकजुट किया, तो फिर जेडीयू के मंत्री भोज देकर के अपने विधायकों की परेड कराई। बीजेपी और जेडीयू के इस रणनीति के बाद आरजेडी ने भी बड़ा कदम उठाया और विधानमंडल दल की बैठक बुलाने के बहाने तेजस्वी यादव के आवास में सभी विधायकों को शनिवार को ही रोक लिया गया। तेजस्वी के आवास में आरजेडी विधायकों के रहने एवं खाने पीने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों में अब फर्जीवाड़ी करना मुश्किल हो जाएगा। सारे रिकॉर्ड को निबंधन विभाग ऑनलाइन करने जा रहा है। जी आपको बता दूं कि निबंधन विभाग से सीधे जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन जुड़ेगा। इससे जमीन की खरीद बिक्री के समय निबंधन विभाग में भी सत्यता की जांच की जाएगी। इससे फर्जीवाड़े पर निबंधन विभाग के स्तर पर भी रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही गैर कृषि इकाइयों के लिए जमीन परिवर्तन करने का काम भी ऑनलाइन होगा। इसके लिए इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। जब बैंकिंग सेवाओं के आधार पर ये आधार से लिंक होगा। इस पूरे सिस्टम में बैंकों की तरह ट्रांजैक्शन भी सिक्योर बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इसका प्रबंधन बिहार लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी के माध्यम से कराया जाएगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू लगान भुगतान, जमाबंदी को अपग्रेड करने तथा आधार सीडिंग का भी काम होगा। चौथे कृषि रोड मैप में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। जहां इसके तहत एक बार सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर की रख रखाव की प्रवृत्ति जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन भूमि खेसरा मानचित्र तथा सभी राजस्व अभिलेखों को ऑनलाइन देखने तथा और फिर डाउनलोड करने की सुविधा होगी। कोर्ट केस, भू अर्जन की कार्रवाई और फिर अन्य आदेशों की जानकारी भी इस पर मिलेगी। जहां ऑनलाइन भू माफिया तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा अन्य विभागों में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, सरकार की ओर से किसानों को खेती के काम आने वाली कृषि मशीनों यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। ये योजना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से चलाई जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से यानी कि बिहार सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। खास बात यह है कि राज्य सरकार करीब 110 कृषि मशीनों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान कर रहे हैं। इन कृषि मशीनों या फिर यंत्रों पर सरकार की ओर से 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में प्रदेश किसान सब्सिडी का लाभ उठा करके सस्ती कीमत पर कृषि यंत्रों की खरीद कर सकते हैं। दरअसल हम किसानों को ये बात इसीलिए बता रहे हैं, आप लोगों को ये बात इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कृषि यंत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से 8 से 11 फरवरी तक राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसान भाई मेले में न सिर्फ कृषि यंत्रों को देख सकेंगे बल्कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही खरीद भी सकेंगे। जिन किसानों ने पहले कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत पंजीकरण कराया था, अभी पात्र किसान इस योजना में सब्सिडी पर कृषि यंत्रों को खरीद कर सकेंगे। इसके अलावा कृषि यंत्रों की खरीद के लिए प्रदेश के किसान रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इसके बाद पात्र किसानों का कृषि यंत्रों पर खरीद कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से खेती के काम आने वाली 110 कृषि मशीनों में यंत्र को शामिल किया गया है। इस पर किसानों को 40 से लेकर के 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान कृषि यंत्रीकरण मेले में भाग लेकर के इस योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। बिहार राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसान यानी कि बिहार के किसान ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जहां ऑनलाइन आवेदन इसकी विभाग की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं। वेबसाइट है farmech.bis.nic.in/fmne
www.homneo.aspx पर जाकर के कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को कृषि विभाग की सूची में से कृषि यंत्र की खरीद होगी। इस पर विभाग की ओर से किसानों को नियमानुसार निर्धारित सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने शनिवार को कहा है कि सोमवार को एनडीए की नवगठित सरकार के विश्वास मत हासिल करने के दौरान पार्टी के सभी विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विश्व पत्र जारी कर दिया है। जहां जदयू के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा कि विश्व पत्र का उल्लंघन करने वाले अपनी सदस्यता खो देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये हर विधानसभा सत्र से पहले होने वाली नियमित प्रक्रिया होती है। श्रवण कुमार ने यहाँ पत्रकारों से कहा है कि एक व्हिप जारी करके विधायकों को सदन में उपस्थित रहने और फिर आवास पर आने पर सरकार के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि ये एक नियमित प्रक्रिया है जहां जो हम हर विधानसभा सत्र से पहले करते हैं। हालांकि राज्य के मंत्री श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि निसंदेह व्हिप की अवहेलना करने के परिणाम होते हैं जहां इससे संबंधित विधायकों को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ती है। जहां श्रवण कुमार ने अपने आवास पर पार्टी विधायकों के लिए आयोजित दोपहर के भोज से अलग ये बात कही है। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार के विश्वास मत से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भाकपा माले विधायकों के द्वारा की गई मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी के लालू के जाल में फंसने की चर्चा शुरू हो गई है। जब कयासों का बाजार गर्म होने के बाद जीतन राम मांझी ने सफाई देते हुए कहा कि वे गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं। वे और फिर उनके पार्टी पूरी मजबूती के साथ सरकार के साथ है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम किसी के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। हम जहां हैं हमारे चारों विधायक वहां है। हमारे 2 विधायक जो बाहर हैं कल तक आ जाएंगे। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी भी कल शाम तक पटना पहुंच जाएंगे। जहां हमने आज ही व्हिप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट कर देंगे। हमारे सभी विधायक विधानसभा में हाजिर रहेंगे और फिर सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है, कहीं कोई बात नहीं है। जब उन्होंने कहा कि लोगों के मिलने जुलने की बात रही तो फिर मेरी 43-44 वर्ष की राजनीति हो गई है। जब बहुत लोग आते हैं मिलते रहते हैं उनको मना ही नहीं कर सकता। अगर उनके मिलने मात्र से कोई भी संयम की बात होती तो फिर इसका मतलब ये है कि जीतन राम मांझी को किसी ने ठीक तरह से समझा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते और अंत तक साथ देंगे। जब उन्होंने कहा कि किसी का आना जाना बहुत महत्व नहीं रखता है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जो खेला होना था वो हो गया। जब अब कुछ होने वाला नहीं है। जब मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत था है और रहेगा। वैसे फिर भी किसी को खेला खेलने का मन है तो फिर वह विकास जी के दुकान पर जाकर के खिलौना ले लें। वहाँ 30% का डिस्काउंट चल रहा है। सस्ता, मजबूत एवं टिकाऊ खिलौना बेचते हैं विकास बाबू। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में 18 मार्च से वार्षिक परीक्षा शुरू होगी। ये परीक्षा सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा के तुरंत बाद लिया जाएगा। वहीं परीक्षा के परिणाम को अभिभावकों को दिया जाएगा। दरअसल निजी स्कूलों में बच्चों के अभिभावक को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। इसी तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के परिणाम को उनके अभिभावकों को दिया जाएगा। जब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड लिखा होगा। वही अगर वार्षिक परीक्षा में कोई भी छात्र छात्रा फेल हो जाते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक होंगे। वहीं पर शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद स्कूल में शिक्षक प्रतिदिन कमजोर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त हैं। मिशन दक्ष के तहत शिक्षक प्रतिदिन 1 से 8 तक के छात्रों की विशेष कक्षा ले रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। जब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। इसके तहत कक्षा 5 और फिर 8 तक की परीक्षा 18 से 21 मार्च तक होगी। इसी तरह कक्षा 1 से 4 तथा कक्षा 6 से 7 की परीक्षा 21 से 28 मार्च तक होगी। सभी कक्षाओं की परीक्षा 2 पाली में होगी। जब पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 से 3 बजे तक चलेगी। जानकारी के अनुसार किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी उसकी सूची भी जारी कर दी गई है। 18 मार्च को कक्षा 5 और फिर 8 की भाषा और फिर अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। 19 मार्च को गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, 20 मार्च को विज्ञान, सांस्कृतिक और फिर 21 मार्च को राष्ट्रभाषा, हिंदी, शैक्षणिक गतिविधियों की परीक्षा होगी। वहीं 21 मार्च को कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 और 7 का सह शैक्षणिक गतिविधि, 23 मार्च को भाषा अंग्रेजी, 25 मार्च को गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और फिर 28 मार्च को संस्कृत को राष्ट्रभाषा, हिंदी और अन्य विज्ञान की परीक्षा शामिल है।
दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक अपने शिक्षकों और फिर विद्यालय, कॉलेज, डाइट भवनों के इस्तेमाल को लेकर के सभी जिलों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चुनाव कार्य में सिर्फ शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने सभी डीएम को कहा है कि चुनाव से जुड़े हुए कार्य में सिर्फ शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की जगह दूसरे विभागों में कर्मियों को भी ये जिम्मेदारी सौंपें। इसी तरह शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए भवनों में ही चुनाव सामग्री रखने और फिर पुलिस बल की मौजूदगी को लेकर के भी के पाठक ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जब बिहार के सभी डीएम को लिखे गए पत्र में के पाठक ने लिखा है कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी की चुनाव कार्य में ड्यूटी परंपरागत तौर पर हमारे सभी शिक्षक, पोलिंग पार्टी आदि के अंग बताए जाते हैं। इसके अलावा हाल ही में ये देखा गया है कि शिक्षा विभाग के अन्य प्रखंड स्तरीय कर्मी को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया जा रहा है। उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट या फिर इसी प्रकार के अन्य कार्यों में भी लगा दिया जाता है। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। जहां आपसे अनुरोध है कि पहले अन्य विभागों के सभी कर्मियों को चुनाव। उपरोक्त के आलोक में मेरा अनुरोध है कि पहले आप अन्य विभागों के भवन की उपलब्धता को टटोलें, या साथ ही अन्य विभाग के सारे कर्मचारी की उपलब्धता को टटोलें और फिर आवश्यकता अनुसार उन्हें ड्यूटी में लगाने के बाद जो शॉर्टफॉल हो तो उसे शिक्षा विभाग को से पूरा कर लें। अगर आप बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सरकार ने अलग अलग विभागों में कुल 30,547 नए पदों की स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले ही ये घोषणा की थी कि उनकी सरकार ने बिहार में 94 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। नई वैकेंसी की घोषणा को उसी दिशा में लिया गया एक कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि नए पदों पर बहाली का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब 2 दिन बाद नीतीश कुमार सरकार का विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा। सम्राट चौधरी ने नई वैकेंसी की घोषणा से संबंधित जानकारी एक्स पर दी है, जो उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार 30,547 नए पदों की स्वीकृति प्रदान किया है। जिन विभागों में नौकरी की घोषणा की गई है उनमें गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, पशु मत्स्य संसाधन, सामान्य प्रशासन, श्रम संसाधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, लोक स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति एवं अन्य जनजाति कल्याण, कृषि विभाग, वित्त विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, पथ निर्माण, पंचायती राज, श्रम संसाधन और फिर शिक्षा विभाग शामिल है। जिनमें सबसे अधिक बहाली शिक्षा विभाग में की जाएगी, जिनमें से 25,386 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और फिर सबसे कम वित्त विभाग और फिर पथ निर्माण है, जिनमें सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप भी बेरोजगार है तो आप इसके लिए नजर बनाए रख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले महागठबंधन की सरकार में तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की थी, जिस पर इशारों में सम्राट चौधरी ने कहा था कि हमने तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य बनाया है। जब बिहार में फिलहाल जेडीयू, बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के गठबंधन वाली सरकार है। सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कहा था कि नीतीश जी और फिर सुशील कुमार मोदी जी के काल में लगातार वित्तीय प्रबंधन हुआ था। उन्होंने आंतरिक संसाधन कम करने के बाद भी बिहार को मजबूती से खड़ा करने की चिंता की है। हमारे लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि संसाधनों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। भारत सरकार का सहयोग लेकर के हम काम करेंगे। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत से पहले राजनीतिक दलों में रस्साकसी चल रही है, जहां हर दल अपने विधायकों के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन टूट की आशंका को लेकर के सतर्क भी है, क्योंकि राजनीति में कब पासा पलट जाए कहा नहीं जा सकता। या कहीं बैठकें, प्रशिक्षण शिविर तो कहीं पर भोज के बहाने विधायकों की उपस्थिति परखी जा रही है। शनिवार को इस कवायद के दौरान जहां भाजपा के सभी विधायकों ने उपस्थिति दर्ज कराई है, वहीं पर जदयू और राजद के कुछ विधायक अपने शीर्ष नेतृत्व को ना पहुंच पाने की वजह बताते हुए अनुपस्थित रहे। कांग्रेस ने पहले ही अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था, जहां अब वो विश्वास मत के दिन यानी कि आज ही लाए जाएंगे। एनडीए की नीतीश सरकार को आज 12 फरवरी को विश्वास मत की परीक्षा से गुजरना है। यह इस बीच राजद ने कुछ ज्यादा तलखी बरती है। आरजेडी ने अपने विधायकों को एक ही जगह जुटा लिया है, जहां ये तेजस्वी यादव के नाम से आवंटित सरकारी आवास में रखे गए हैं। शनिवार की शाम 5 देश रत्न मार्ग स्थित तेजस्वी आवास पर बुलाई गई बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के कहा गया है कि ज़रूरी सामान मंगवा लें। जहां आज से सोमवार की सुबह तक सबको यहीं पर रहना है, जहां बाहरी संपर्क से परहेज करना है। अगले कुछ घंटे तक सभी विधायक अब तेजस्वी आवास में ही रहेंगे। जहां विधायकों को कपड़े एवं अन्य जरूरी सामान कर्मियों के जरिए मंगा लेने का कहा गया है। राजद विधायक चेतन आनंद और फिर विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार जायसवाल ने देर शाम दावा किया है कि वे 73 विधायक पहुंच गए हैं।
दोस्तों, बिहार के स्कूलों में पठन पाठन को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग एक्टिव है और फिर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। इसी क्रम में अब बिहार के सरकारी स्कूलों में 2301 सहायक और फिर परिचारी की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। जहाँ इस संबंध में शिक्षा विभाग की तरफ से विद्यालय सहायक के 1172 और फिर परिचारी के 1129 पद सृजित किए गए हैं। यह सृजित पदों में 50% पद पर अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति होगी, जबकि बचे हुए 50% पद पर सीधी नियुक्ति होगी। यह शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को राजकीय प्राथमिक, मध्य प्राथमिक और माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपरोक्त पदों के सृजन के बारे में सभी जिलों को सूचित कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से कहा है कि संबंधित विद्यालयों में राज्य प्रमंडल और फिर जिला संवर्ग की जिन प्रधानाध्यापक, शिक्षक और कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हुई है, उनके परिवार वालों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में 50% पद आरक्षित होंगे। दोस्तों, क्या आपके बच्चे के साथ भी ऐसा होता है कि चीज़ें याद करने के बाद वे भूल जाते हैं? किसी भी चीज़ को समझने में काफ़ी समय लगता है, जब उनकी समझ आती है, लेकिन कुछ दिन बाद वे भूल भी जाते हैं। हमने देखा है कि कई बच्चों को एक समय में बहुत सारी चीज़ें याद रखने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि मुश्किल होती है, और इसके कारण स्कूल में बच्चे ग्रेड कम आते हैं। जब कई पेरेंट्स यानी कि कई माँ बाप अपने बच्चों को डराते हैं, डांटते हैं, चीज़ें भूल जाने के लिए उनको पनिशमेंट भी देते हैं। लेकिन ये न केवल आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, बल्कि उसके रिपोर्ट कार्ड पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। मगर आपके बच्चे को कुछ याद रखने में कठिनाई हो रही है, तो फिर यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप उसकी याददाश्त बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। मेमोरी बढ़ाने वाले गेम, जी हाँ, ऐसे कई गेम हैं जो ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन मिलते हैं, जो बच्चों को उनकी मेमोरी बनाने में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं। जहाँ कई तरह के गेमों में अलग अलग सवाल और फिर ट्रिक्स शामिल होती है, जो बच्चे को चीज़ें याद रखने में मदद कर सकती है। उसके बाद याददाश्त बढ़ाने वाले फूड्स, जहाँ आपके बच्चे की याददाश्त बढ़ाने में अच्छा और पोषण से भरपूर खाना बहुत कम अहम है। जहाँ अपने बच्चे की याददाश्त बढ़ाने के लिए उन्हें ये फ्रूट खिलाएं। जहाँ आप किसी भी एक्सपर्ट से भी उनकी हेल्दी डाइट बनवा सकते हैं, जो कि आपके बच्चे के ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने और फिर याददाश्त बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसके बाद नींद, पूरी नींद। जी हाँ, चाहे आपका बच्चा कितनी भी देर तक पढ़ाई करे, अगर वह पूरी नींद नहीं लेगा तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब एक अच्छी नींद आपके शरीर को फिर से एनर्जेटिक कर देता है, जब और फिर ब्रेन को आराम करने के लिए टाइम देती है। आप शायद जानना चाहेंगे कि सुपर फूड जल्दी याददाश्त बढ़ा सकते हैं और आपके मूड को अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को सोने से पहले थोड़ा हल्दी वाला दूध, यानी कि हल्दी का दूध दे सकते हैं। जब पढ़ाई का समय, यानी कि पढ़ाई का समय भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। जब अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर टाइम के बेस पर अपने बच्चे के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन बनाएं, जिसमें खेलने और फिर रिफ्रेश होने के लिए कुछ अच्छा समय भी शामिल हो। वहीं पर आप अपने बच्चे से भी बात करें, जहाँ उससे पूछें कि क्या पढ़ाई का ये तरीका उसे सही लग रहा है, या उस पर कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। दोस्तों, 16 फरवरी को AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज आने वाले हैं। 16-17 फरवरी को किशनगंज में रहेंगे और 18 फरवरी को किशनगंज से निकल करके फिर वे हैदराबाद चले जाएंगे। लेकिन 16-17 फरवरी को किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का कई सभा होने वाली है, जहाँ कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसका रूट मैप भी तैयार हो चुका है। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में चल रहे सत्र के दौरान बड़ी बातें कह दी है। असदुद्दीन ओवैसी और फिर पीठासीन के बीच काफ़ी बहस हो गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। AIMIM प्रमुख ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ और युवाओं को टाड़ा में डाल दिया गया। वे बुरे होकर के बाहर निकले और आज मोदी सरकार 6 दिसंबर की घटना पर जश्न मना रही है। आज भारत के मुसलमान अपने को अपमानित महसूस करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ASI की उस रिपोर्ट को, जिसमें कहा गया था कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकार किया। ओवैसी के सवाल पर पलटवार करते हुए पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि देश 6 दिसंबर की घटना पर जश्न नहीं मना रही है। देश की जनता राम मंदिर के निर्माण पर जश्न मना रही है और फिर जो मंदिर का निर्माण है वह नियम अनुसार हुआ है। जब कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण हुआ है, जब सर्वोच्च न्यायालय तथ्यों के आधार पर फैसला लिया है। साथ ही पीठासीन ने कहा है कि आप इस्लाम के जानकार हैं, तो फिर आपको पता होगा कि यदि किसी अन्य धार्मिक स्थल पर मस्जिद बनाई जाती है तो फिर वह मान्य नहीं होता। ASI ने अपने सर्वे में ये बताया है कि वहां पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं। कोर्ट ने माना है कि वहां राम मंदिर था और उसी आधार पर फैसला लिया गया। लोकसभा में
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार किसी खास समुदाय धर्म की सरकार है या फिर पूरे देश की सरकार है। भारत सरकार मेरा एक धर्म है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मेरा मानना है कि इस देश का कोई भी धर्म नहीं है। जी हाँ, 22 जनवरी के माध्यम से क्या ये सरकार ये संदेश देना चाहती है कि एक धर्म ने दूसरे पर विजय प्राप्त की है। यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। दोस्तों, खबर पूर्णिया से सामने आई है। यहाँ पर मुर्गियों के मारे जाने से जुड़ा फरियाद लिए पुलिस कप्तान से मिलने पहुंची अजरी खातून और फिर उसके घर वालों की पड़ोसी ने बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर डाली। मारपीट और फिर जानलेवा हमले में अजमेरी खातून समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से किसी तरह से झगड़ा शांत हुआ, जिसके बाद घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच पूर्णिया में एडमिट कराया गया है। यह घटना डगरुआ थाना क्षेत्र की बछड़दोह गांव से जुड़ा हुआ है। वहीं पड़ोसी के हमले में घायल हुए लोगों में अजमेरी खातून बेटे असरफुल और फिर उसकी पत्नी सूफी खातून और मुजीब शामिल है। यह घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता अजमेरी खातून ने बताया है कि करीब 12 साल पहले उनके बेटे की पीट करके हत्या कर दी गई थी। यह हत्या का आरोप गांव में ही रहने वाले पड़ोसी मोहम्मद नुमान और फिर उसके बेटे मोहम्मद सनफराज के ऊपर लगा था। जब दोनों में उनका 2 बीघा जमीन लेकर के विवाद चल रहा है, इसी में उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर के डगरुआ थाना क्षेत्र में हत्या का केस भी उनके ऊपर किया था। ये केस कोर्ट में चल रहा है। AIMIM सिर्फ किशनगंज में ही चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, बल्कि बिहार के कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, इसको लेकर के AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने क्लियर कर दिया है। जब सारी बातें बता दी है कि MIM पूरे बिहार में कौन से सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दूं कि AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से जब सवाल पूछा गया है कि क्या सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि आपकी पार्टी महागठबंधन के साथ दे सकती है, इस बीच AIMIM ने बिहार में 2 लोकसभा सीटों औरंगाबाद और किशनगंज में उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, एक तरफ उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंडिया गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी, तो दूसरी तरफ महागठबंधन का साथ देने की चर्चा है। जहां इस सवाल पर उन्होंने कहा, यानी कि अख्तरुल इमान ने कहा कि ये सवाल इंडिया गठबंधन वालों से पूछिए कि क्या उन्होंने अब पहले साथ लाने की पहल की। आज कुर्सी डगमगाई तो फिर AIMIM की याद आई। जहाँ हम लोग हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये सवाल उनसे होना चाहिए कि वो लोग क्यों हक की बात करने वाले को साथ देने का लाने का पहल नहीं करते हैं। जो लोग अक़लियतों का वोट लेते हैं, वे अक़लियतों को महरूम करते हैं। आज अक़लियत अपनी पहचान तलाश कर रही है, या तो फिर ये सवाल उनसे होना चाहिए था कि आज अक़लियतों को अपनी पहचान तलाशने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। मैंने तो बिहार में इस बात के लिए पहल भी किया था कि मैं नहीं चाहता कि ये सेक्युलर का बिखरा हो। आप तो सिर्फ अपने पावर के लिए चाहते हैं कि भाजपा सत्ता में नहीं आए। जहाँ हम लोग तो अपने जायज़ बातों के लिए भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए साथ आने की पहल पर बात की थी। लेकिन इन लोगों को सिर्फ अक़लियतों का वोट चाहिए, अक़लियतों के हक के लिए बात नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।